Hello everyone, this is part 2 of class 9th NCERT Civics chapter 2 Constitutional Design The Constituent Assembly। तो देखो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स कौन थे। अब इन मेकर्स के इनमें से कुछ मेकर्स का ना जो कुछ लीडर्स थे उनका ब्रीफ स्केच हमें मिलने वाला है जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। जो ये डॉक्यूमेंट था जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इसको ड्राफ्ट करने का काम ना एक असेंबली को मिला था जिसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे और उस असेंबली को क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस ना जुलाई 1946 में हुए थे और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी दिसंबर 1946 में। इस बात को याद रखना, फर्स्ट इलेक्शंस हुए जुलाई 1946 में और फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर 96 में, दिसंबर 14 1946 में। और इसके कुछ समय के बाद ही ना कंट्री जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हो गया था। तो कंट्री को डिवाइड होने के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी डिवाइड हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में। और जिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ना उसमें 299 मेंबर्स थे। और जो असेंबली है ना इसने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 में, लेकिन ये इफेक्ट में आया था मतलब काम में आया था 26 जनवरी 1950 में। और इसी डे को सेलिब्रेट करते हैं हम जनवरी 26 को रिपब्लिक डे की तरह हर एक साल। लेकिन हमें देखो एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये आज से 7 डिकेड्स पहले बना था, इसको हम आज भी एक्सेप्ट क्यों करें। एक रीजन तो हम देख चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये सिर्फ इसके मेंबर्स के व्यूज को ही नहीं दिखाता, ये साथ ही साथ जो उस समय पर एक कॉन्सेंसस था ना, मतलब लोगों की जो विचारधारा थी, जो लोगों के मन की बात थी उसको एक्सप्रेस करता है। काफी जो कंट्रीज है ना वर्ल्ड के, इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन वापस लिखना पड़ा है क्योंकि ना कुछ जो रूल्स थे, बेसिक रूल्स थे, ये उनके मेजर सोशल ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टीज को एक्सेप्टेबल नहीं थे। लेकिन कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज के टुकड़े की तरह एग्जिस्ट करता है, कोई उसको फॉलो नहीं करता। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का केस ना डिफरेंट है, एक्सपीरियंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अलग है इससे। पिछले लगभग 50 सालों में ना कई क्वेश्चंस हुए, कई जो क्वेश्चंस है ना ये पूछे गए हैं। कुछ ग्रुप्स ने कुछ क्वेश्चंस पूछे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को लेकर। लेकिन किसी भी बड़े सोशल ग्रुप ने, पॉलिटिकल पार्टी ने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन की लेजिटिमेसी को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की वैधता पर सवाल नहीं उठाए। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ना एक अनयूजुअल अचीवमेंट होती है, मतलब बहुत अच्छी अचीवमेंट होती है। अब देखो एक रीजन तो हमें पता लग गया है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों हम एक्सेप्ट करें। दूसरा रीजन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना ये इंडिया के लोगों को ही रिप्रेजेंट कर रही थी। उस टाइम पर कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी तो थी नहीं, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डायरेक्टली पीपल ऑफ इंडिया तो चूज कर नहीं सकते थे। तो फिर इनको इलेक्ट किसने किया था, तो इनको मेनली इलेक्ट किया था उस समय पर जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर थी ना उनके मेंबर्स ने इनको इलेक्ट किया था। तो इसके कारण क्योंकि उन्होंने ही जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स के मेंबर थे उन्होंने इलेक्ट किया था ना, तो इसी के कारण एक फेयर ज्योग्राफिकल शेयर मिल रहा था कि हर एक कंट्री के हर एक रीजन से मेंबर्स आ जाएं। इस तरह से हर एक रीजन को एक अच्छा शेयर मिल गया था मेंबर्स का। और जो असेंबली है ना इसको डोमिनेट कर रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये वही पार्टी है जिसने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया है। लेकिन कांग्रेस के अंदर भी कई सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स और ओपिनियंस आ जाते हैं, तो असेंबली में ना कुछ मेंबर्स ऐसे भी थे जो कि कांग्रेस से सहमत नहीं भी थे। सोशल टर्म्स में, सामाजिक हिसाब से भी बात करें तो जो असेंबली थी ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, इसमें मेंबर्स थे जो कि अलग अलग रिलीजियंस के थे, अलग अलग कास्ट के, अलग अलग ग्रुप से आते थे, अलग अलग क्लासेस के थे, अलग अलग ऑक्यूपेशंस था उनका। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी अलग अलग तरह की इस तरह से रिप्रेजेंटेशंस आ रही थी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से तो इलेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन फिर भी इसकी जो कॉम्पोजिशन थी ना ये बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। मतलब अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से भी इलेक्ट करते हैं ना तो भी लगभग ऐसी ही कॉम्पोजिशन होती है इसकी। फाइनली जिस मैनर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती है ना इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को सैंक्टिटी मिल जाती है, मतलब एक तरह से सबकी स्वीकृति, पवित्रता, कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी वैल्यू मिल जाती है कि जिस मैनर में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करती है ना यही अपने आप में एक अच्छी चीज है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है ना ये एक सिस्टमैटिक, ओपन और कंसेंसुअल मैनर में काम करती है, मतलब एक सिस्टम से पारदर्शिता के साथ सबकी सहमति से काम करती है। सबसे पहले तो देखो कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को डिसाइड किया गया और सबकी उस पर सहमति बनी। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी ना इसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जिसके ऊपर डिस्कशन हो सकेगी। कुछ राउंड्स हुए डिस्कशन के, जो कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था ना इसी पर डिस्कशन हुई थी क्लोज बाय क्लोज, मतलब हर एक क्लोज पर अच्छी तरह से डिस्कशन हुई है। लगभग 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट्स की गई है। और जो ये डिस्कशन है ना, मतलब ये चर्चाएं जो है ये 3 साल तक चली, मतलब लगभग 114 दिन चली, जो कि 3 साल तक चलती रही। 3 साल में 114 दिन ये चर्चाएं चली है। और हर एक डॉक्यूमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रेजेंट किया गया है या हर एक वर्ड जो कि बोला गया है इसको रिकॉर्ड करके प्रिजर्व किया गया है, और इनको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। जब इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को प्रिंट किया गया ना ये लगभग 12 बल्कि वॉल्यूम्स थी, मतलब कि 12 मोटी मोटी बुक्स थी ये, 12 बल्कि वॉल्यूम्स।
और ये जो डिबेट्स है ना, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक प्रोविजन के पीछे का रेशनल बता देती है, मतलब कि एक तरह से क्या तर्क, क्या विचार रहा है, वो सब बता देती है। और इन्हीं का यूज करके कॉन्स्टिट्यूशन के मीनिंग को इंटरप्रेट किया जाता है, मतलब थोड़ा समझा जाता है। तो इसी के साथ हम चैप्टर के इस वाले पार्ट को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।